कि पापड़ कोई खाएगा तो बैकुंठपुर का खाएगा, अगरबत्ती जलाएगा तो बैकुंठपुर का जलाएगा, मोमबत्ती जलाएगा तो बैकुंठपुर का जलाएगा, अगर हल्दी का पाउडर कोई खाएगा तो बैकुंठपुर का हल्दी पाउडर खाएगा। ये सारे हमारी रणनीति बन चुकी है। हम इस पर पूरी तरह अपना वर्कआउट शुरू कर दिए हैं और आप देखेंगे हमारे यहाँ के नौजवान विद्यालय में कॉपी अगर किसी को खरीदनी होगी तो बैकुंठपुर की बनी कॉपी विद्यालय में हम सप्लाई करेंगे। हम पूरी तरह से गमछा हम रखने वाले लोग हैं वो बैकुंठपुर में बनेगा। कि आपने कहा था कि 51 जो लड़कियां होंगी आपके क्षेत्र की उनका विवाह आप अपने मत से कराएंगे, उसमें सर उसमें क्या कमी रह गई? वो देखिए ऐसा है, मुझे लगता है कि ये सारा प्रश्न जो है ना ये किसी ने लिख के आपको दिया है। मेरे खिलाफ किसी को तो कुछ मिलता नहीं है जी। तो वो लोग इसी सब चीज़ को लेकर के बोलते रहते हैं। और आपको मैं बताऊं, मैंने जो घोषणा किया उससे मैं आगे बढ़ चुका हूं, मैं उसका लिस्ट भी जारी करने वाला जी। अब हमारी इच्छा थी कि एक जगह 51 लड़कियों की जी मैं सार्वजनिक विवाह करूं जी। लेकिन मैं जिस टोले में जाता हूं, जिस मोहल्ले में जाता हूं, जो भी गरीब व्यक्ति वो कहता है कि नहीं बारात मेरे दरवाजे पर आएगी, आप इसी में मदद कीजिए। हम लोग कहीं स्कूल में, कॉलेज में या कोई सार्वजनिक जगह अपनी बेटी की शादी करने नहीं जाएंगे। एक गरीब घर में जन्मा हूँ, मैं जानता हूँ एक गरीब की पीड़ा क्या होती है। उसकी बेटी की शादी करनी होती है, उसके पास पैसा नहीं होता है, तो उसकी तड़प और उसकी परेशानी मैं जानता हूँ। तो मैंने कहा था कि कोई भी गरीब लड़की जिसके माता पिता शादी करने के लिए उस स्तर पर सक्षम नहीं होंगे और ऐसे लोग सामने आएंगे तो मैं 51 लड़कियों का विवाह सामूहिक रूप से कराऊंगा। अब कोई नहीं आया, कोई तैयार नहीं हो रहा है तो मैं ज़बरदस्ती लाकर शादी कराऊंगा क्या किसी को? मैं आपके क्षेत्र में मोहम्मदपुर से होते हुए आया सर, वहाँ सड़क की जो बदहाल स्थिति है, ऐसा नहीं है कि वो आज हाल के दिनों से है, वो पिछले 3-4 सालों से लगभग यही स्थिति है। वहाँ पे आए दिन गाड़ियाँ दुर्घटना के शिकार होती हैं। तो आप इस क्षेत्र के नेता हैं और यहाँ पे जब लोगों से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि यहाँ का जो स्थानीय होगा वही हमारा नेता होगा, और स्थानीय मिथिलेश तिवारी जी हैं, तो इस लिहाज से वो आपको अपना नेता मानते हैं। लेकिन आप उनके नेता हैं, इसके बावजूद उसका समुचित विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए मुझे लगता है कि आपको पूरी जानकारी नहीं है जी। 2008 से वो सर्विस रोड टूटा हुआ मोहम्मदपुर मोड़ का, और वो भारत सरकार का सड़क है जी। और आपको याद होगा कि 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटे थे जी, उसके बाद से 10 साल तक जब मनमोहन सिंह जी सरकार में थे, कांग्रेस शासन में थी जी, यहाँ राजद के भी विधायक उस समय हुआ करते थे जी, तो उस 10 साल में उस पर एक ईंट भी नहीं लगी जी। जब मोदी जी फिर से 2014 में आए और जब मैं 15 में विधायक बना तो मैं इसके पीछे पड़ा जी। पीछे पड़ा तो पता चला कि इसमें 31-32 मुझे लगता है कि 31-32 करोड़ रुपया जी भारत सरकार ने बिहार सरकार को उस समय दिया था, और 14 से 17 तक का इसका पूरा मेंटेनेंस करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की थी जी। मेंटेनेंस नहीं हुआ, यहाँ से जो NH का डिवीज़न था वो उठ करके अररिया चला गया, कई करोड़ रुपये भी यहाँ से उठ करके अररिया चले गए जी। और उस समय के जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और जिसके चलते ये मामला फंस गया। तो जब भारत सरकार ने एक बार पैसा दे दिया 2017 के लिए जी, तो मेरे लिए भी मजबूरी था कि 17 के पहले उसमें कोई पैसा नहीं मिलेगा जी। लेकिन मैं लगातार माननीय नितिन गडकरी जी के संपर्क में था और 17 में ही उन्होंने इस योजना की स्वीकृति दी। जब योजना की स्वीकृति हुई तो एक बार टेंडर निकला तो कोई डाला ही नहीं उसमें जी, वो टेंडर ऐसे ही ख़त्म हो गया। फिर दूसरा टेंडर निकला, उसमें 6 माह लग गए जी। फिर जब दूसरा टेंडर निकला तो उसमें लोगों ने डाला, करते करते एक एजेंसी को काम मिला जी, कोई गुजरात की एजेंसी है जो भी वहाँ काम कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वहाँ हम लोग मोहम्मदपुर मोड़ पर पिछले हमको लगता है कि जनवरी माह से काम चल रहा है जी, इस साल के जनवरी से कुछ काम हुआ भी, और उसी बीच में फिर लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में कोई काम नहीं हुआ जी। और जब लॉकडाउन खुला, जब से वो एजेंसी काम कर रही है, तो यहाँ 4 सर्विस रोड खराब थे। बढ़िया का सर्विस रोड खराब था जी, बरहिमा का खराब था, मोहम्मदपुर का खराब था, और खजुरिया का खराब था जी। आप जब जाके देखेंगे तो खजुरिया और बढ़िया पूरी तरह बन गया जी, अब वहाँ कोई काम बाकी नहीं है। बरहिमा में ड्रेजिंग का काम शुरू हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा खराब स्थिति मोहम्मदपुर की है। और आप अभी जाके देखेंगे जी, तो मोहम्मदपुर में जो आप उस
छपरा साइड में आप देखेंगे वहाँ मंदिर के बगल में जी तो एजेंसी काम कर रही है, वहाँ पर PQC का काम चल रहा है। जी लेकिन अब लगातार पानी हो रही है, हर 2 दिन 4 दिन पर, फरवरी से तो वर्षा ही हो रही है। जी और जब तक वो ड्राई नहीं होगा तब तक ना वहाँ पर कोई काम हो सकता है, ना उसका कंक्रीट से उसका ढलाई हो सकती है, और कालीकरण करने का तो सवाल ही नहीं है जी तो इसलिए वहाँ पर उस योजना की स्वीकृति हो चुकी है, काम शुरू है। केवल इंद्र भगवान की मेहरबानी हो जाए जी। तो हम लोग उस मोहम्मदपुर को फिर से उसी जिस रूप में लोग देखना चाहते हैं हम लोग बना देंगे। अब वहाँ कोई अड़चन नहीं है, कोई अड़चन नहीं है। जो भी अड़चनें थी मोहम्मदपुर को लेकर के इन्होंने कहा कि उसका समाधान किया जा चुका है। सर, जब से आप यहाँ पे एक जनप्रतिनिधि के रूप में चुन के आए हैं, आपके द्वारा जो विकास के काम किए गए उस पर अगर आप प्रकाश डालना चाहें। देखिए हमारे यहाँ इस क्षेत्र का नाम बैकुंठपुर है जी और मैं जब चुनाव लड़ रहा था तब मैंने एक महसूस किया कि यह क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ 2 प्रमुख समस्याएं थी। जी एक तो हम गंडक के किनारे 40 किलोमीटर का रेडियस हमारी क्षेत्र का है, जी जहाँ हर वर्ष बाढ़ आती है जी और जितने भी विकास के काम है उस बाढ़ में बह जाते हैं। लगातार मैं सरकार से कहता रहा 5 साल तक काम नहीं हुआ, कभी फंड का रोना, कभी मंत्री तैयार नहीं, कभी विभाग तैयार नहीं जी और अंततः 5 साल में 2 बार बाढ़ झेलना पड़ा। चलिए देर सही दुरुस्त हुआ। अभी बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग ने जी 1 अरब 24 करोड़ की राशि मंजूर की है मेरे मांग पे, और आशा खैरा से लेकर के सरफरा बाजार तक जी वो बांध जो है उसको पूरी तरह पक्का किया जाएगा जी और उसमें रिवर साइड में पूरी तरह उसको इस लायक बनाया जाएगा जो कटाव ना हो, बांध ना टूटे। साथ में चाहे वो सारण तटबंध हो, चाहे वो जमींदारी बांध हो, जी चाहे रिटायर बांध हो, सभी प्रकार के बांधों की सुरक्षा के लिए हमने सरकार से आग्रह किया था। लगातार असेंबली में हम लड़े थे, जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मीटिंग में लड़े थे, तब जा कर के आज ये जल संसाधन विभाग ने निर्णय लिया है। और अब अगला बरसात आने के पहले जी हमको ये पूरा विश्वास है कि हमारा जो तटबंध है वो पूरी तरह इस लायक हो जाएगा जी कि शायद अब बाढ़ का सामना हमको ना करना पड़ेगा। गोपालगंज बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। आपको बता दें कि आए दिन बाढ़ की समस्या से जूझता रहता है। गोपालगंज का जिक्र क्यों, पूरा उत्तर बिहार हमेशा ही बाढ़ के चपेट में रहता है, जिसके वजह से तमाम तरह की समस्याएं होती हैं। और विगत दिनों में विधायक जी के द्वारा जो 1 अरब 7 करोड़ राशि, शायद 1 अरब 24 करोड़ जी की राशि जो दी गई है, वो 40 किलोमीटर तक उस तटबंध के पक्कीकरण के लिए दिया गया है, जिससे कहीं ना कहीं बाढ़ की समस्या में हो सकता है थोड़ा निजात मिले। सर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा, ये जो NH-28 है आपके क्षेत्र में, ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट था और सामरिक दृष्टिकोण से भी इसका एक अलग महत्व था। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो आप ही के विधानसभा में डुमरिया जो क्षेत्र है, वहाँ पे जो पुल की स्थिति है, आए दिन जाम से जूझता है ये, मतलब पूरा क्षेत्र जो है। और वहाँ जो एक पुल का कंस्ट्रक्शन का काम था जो आधा हुआ और उसके बाद वो भी बंद हो गया। आप सर जब 2015 में चुनाव लड़ने वाले थे इस जगह से, तो आपने एक वायदा किया था यहाँ की जनता से कि मैं उस पुल के काम को संपन्न कराऊंगा। अभी भी स्थिति यथावत है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डुमरिया पुल बहुत दिनों से अधूरा है जी और वो अधूरा है, वो एजेंसी भाग गई, कई साल तक तो उसमें केस मुकदमा चलता रहा। जी फिर माननीय गडकरी जी से मैं जाके मिला इसके लिए, जी उन्होंने उस एजेंसी को यहाँ से हटा दिया। उसके बाद इसका टेंडर करने का उन्होंने निर्णय लिया, टेंडर हुआ भी, जी लेकिन पता नहीं कोई एजेंसी यहाँ काम करना क्यों नहीं चाहती है डुमरिया में। अब एक और उसका कारण हो सकता है, क्योंकि वो आधा पुल बंद करके वो धंस गया है, जी तो उसको डिसमेंटल करना पड़ सकता है। जी और अंत में अब निर्णय ये हुआ है कि उसके साथ कुछ अन्य परियोजनाओं को भी जोड़ करके जी और एक बड़ा DPR बना करके और उसका टेंडर हो, ताकि कोई बड़ी कंपनी आ करके ले और उसका काम करे। वो भी काम चल रहा है, मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने के अंदर जी आप देखेंगे कि उसका एक टेंडर होगा। उसमें 2 जगह हम लोगों ने सर्विस रोड और अंडरपास बनाने की बात कही है। जी उसमें डुमरिया घाट और ब्रह्मा मोड़ शामिल है, जी क्योंकि हमारा जो डुमरिया घाट है वो कार्तिक महीने के मेले, पूर्णिमा के मेला के दिन लाखों की संख्या में लोग आते हैं। जी तो हमने ये कहा है कि भाई आप वहाँ अंडरपास बना दीजिए, जो ऊपर से गाड़ियाँ निकल जाएंगी और जो वहाँ पर जो कोई भी आयोजन होता है तो आम लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। जी तो इसके लिए मुझे जो जानकारी दी गई है, लगभग 183 या 85 करोड़ की एक योजना जी स्वीकृत होने वाली है और उसमें डुमरिया पुल भी शामिल होगा।
और आने वाले मुझे लगता है कि आप 1 साल के अंदर देखेंगे जी तो डुमरिया पुल का काम प्रारंभ हो जाएगा। रही बात जो रेस्ट ऑफ जो ब्रिज है, जी जो पुराना हमारा ब्रिज है, उसमें हम लगातार रिपेयरिंग कराते रहते हैं और आज भी पुल वो चलने लायक है, कहीं कोई खतरा की बात नहीं है। सर, नारायणी रिवर फ्रंट, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, ये तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। जी मैं कभी अहमदाबाद गया था और वहाँ हमने साबरमती रिवर फ्रंट को देखा, जी तो मेरे मन के अंदर ये भाव आया कि भाई यहाँ बन सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं बन सकता। जी और मैं पीछे पड़ा, साथ में बैकुंठपुर विधानसभा का नाम बैकुंठपुर है और बैकुंठ धाम ही नहीं था यहाँ, जी तो हमने इसको अपना मुद्दा बनाया था चुनाव को लेकर। जी राज्य सरकार के पास कोई स्कीम नहीं थी जिसके माध्यम से हम इसको करा सकते थे। जी तो फिर नमामि गंगे परियोजना जो मोदी जी ने शुरू किया देश में, तो मैं वहाँ गया। उस समय के तत्कालीन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से मैं मिला, लेकिन परेशानी थी चूँकि हमारा यह क्षेत्र पूरी तरह ग्राम पंचायत का इलाका है जी और पूरे देश में नगरपालिका से नीचे कोई रिवर फ्रंट बनता नहीं, जी या कोई इस प्रकार का सौदागृह अगर आपने कभी भी ग्राम पंचायत में नहीं देखा होगा। जी अब इसको लेकर के कई महीनों तक मैं दौड़ता रहा और अंत में मंत्री जी ने अपने डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करके, माननीय मोदी जी की सरकार का एक सबसे बड़ा तोहफा हमको मिला कि नारायणी रिवर फ्रंट की स्वीकृति हुई। और आप देख सकते होंगे कि आप वहाँ 60% काम लगभग अब जी पूर्ण हो गया है। आने वाले 3-4 महीने में हमारा घाट बनकर तैयार हो जाएगा और उसके जस्ट बगल में हम क्रीमेटोरिया बना रहे हैं, जी बिजली से जलने वाला जी और लकड़ी से जलने वाला, एक ग्रीन क्रीमेटोरिया और एक इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरिया। जी मुझे लगता है कि बिहार में ये पहला जगह होगा जी जहाँ जिसको लकड़ी से अपने परिजन का अंतिम संस्कार करना होगा वो जाएगा तो उसको सुविधा मिलेगी, और जिसको पारंपरिक तरीके से करना होगा उसको भी वो सुविधा मिलेगी। तो ये सारी चीज़ों पर हम लोग काम कर रहे हैं। जो हमारा रिवर फ्रंट है, आने वाले 1-2 साल के अंदर डुमरिया घाट को हम बड़ा पर्यटन स्थल घोषित करने वाले हैं। जी हमने उसको आध्यात्मिक सर्किट से जोड़ा है, शक्ति सर्किट से जोड़ा है, हमने उसको बौद्ध सर्किट से जोड़ा है, जैन सर्किट से जोड़ा है, कई प्रकार के हमने उसको पंच शिव तीर्थ के रूप में हम उसको डेवलप करने जा रहे हैं। जी और आप देखेंगे आने वाले दिनों में जो डुमरिया घाट है, यहीं से लोग जल उठाएंगे जी और अगल बगल के जितने मंदिर हैं वहाँ लोग जाएंगे। इसको हम सुल्तानगंज के तर्ज पर इसके पॉपुलर करने के लिए और इसके महत्व को लोगों को बताने के लिए हमारा काम प्रारंभ हो चुका जी है। पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने के लिए लगातार आपका प्रयास चल रहा है। सर, आज सांस्कृतिक तौर पे भी आपने अपने क्षेत्र को बहुत सुदृढ़ करने का काम किया है। शिव सर्किट जो आपका एक प्रोजेक्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा कम शब्दों में। देखिए, विकास का मतलब केवल सड़कों का विकास नहीं है, बिजली का विकास नहीं है। विकास का मतलब सांस्कृतिक विकास होना चाहिए, आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, जी हमारा ऐतिहासिक विकास होना चाहिए। हमारी आने वाली पीढ़ियां समझे कि हम जिस धरती पर जन्म लिए इसका क्या क्या महत्व है। जी बेशक। और इसलिए हमने इसके तरफ बहुत ध्यान दिया। हमारे क्षेत्र में जो दिगवागढ़ है, जी। जो आप सिंहासनी मंदिर है, वहाँ देखते हैं आप लाखों लोग जलाभिषेक करने आते हैं। जी उस मंदिर का महत्व है। वहाँ पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था, भगवान राम वहाँ अपने रामावतार में आए थे। जी डुमरिया घाट पर भगवान राम ने स्नान किया था। इस नदी का नाम पहले गंडक था, जी। बाद में भगवान राम के स्नान करने के कारण इसका नाम नारायणी हो गया। जी और इसके तट पे बगल में हमारे यहाँ नागेश्वरनाथ महादेव का बहुत ही प्राचीनतम मंदिर है, जिसको कभी नाथ संप्रदाय के लोगों ने आके बनाया था। जी तो हमने तय किया कि हरिहरनाथ, सिंहासनी, धनेश्वरनाथ, डुमरिया नागेश्वरनाथ और अरेराज सोमेश्वरनाथ और मुजफ्फरपुर गरीबनाथ, ये 5 जो हमारे शंकर जी के प्रमुख मंदिर हैं, इनको हम शिव के पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने जा रहे हैं, ताकि दुनिया यहाँ आए और देखे। उसका पूरी तरह से एक पैकेज रहेगा टूरिज्म के लिए। एक जगह कोई शुरू करेगा, 5 जगह घूम लेगा, पूजा होगा, जहाँ रहना होगा, खाना होगा, पीना होगा, कुल मिलाकर के आध्यात्म और पर्यटन साथ साथ बढ़े, जी इसका हम प्रयास कर रहे हैं। सर, इसको लेकर के आप कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन करते रहते हैं, जिसमें कुछ अच्छे कलाकार भी आते हैं और कुछ अच्छे लोग भी आते हैं। लेकिन इसके साथ ही सर, आपके साथ एक विवाद भी जुड़ा था, चूँकि एक सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा आरटीआई में पता चला कि जब आपने सिंहासनी में कार्यक्रम किया था तो वहाँ के मुख्य अतिथि थे मनोज तिवारी जी, और उस कार्यक्रम में मनोज तिवारी जी के द्वारा 8 लाख रुपये लिया गया था। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? चूँकि अगर ये बात अगर उठ के आती है तो इस पर, चूँकि आप एक कुशल वक्ता हैं और इस पर आपकी जो जनता है उसको जानने का ये पूरा अधिकार है कि इसमें कहाँ तक सच्चाई है।
देखिए, ऐसा है कि कोई सामाजिक कार्यकर्ता ने नहीं पूछा था जी। यहाँ के पूर्व विधायक जो थे, जी जिनको हरा करके हमने घर में बैठा दिया है, जी उनको बेचैनी थी। और वो सिंहासनी महोत्सव जब हम कराए थे तो उस मंच पर जा करके वो भाषण भी दिए थे, उनको हमने बुलाया भी था। जी और जब वहाँ गए थे तो उन्होंने मनोज तिवारी के शान में भी कसीदे पढ़े थे, जी और उस महोत्सव के बारे में भी उन्होंने अच्छी प्रशंसा की। और बाद में आरटीआई उसके लिए पूछ दिया। जी तो आरटीआई पूछने वाले को ये भी बताना चाहिए कि उनके समय में महोत्सव क्यों नहीं हुआ। आखिर सिंहासनी महोत्सव हमने करा करके दुनिया में उसको पहचान दिलाने का काम किया, और राज्य सरकार ने मनोज तिवारी जी को वहाँ बुलाया था, कोई मैंने तो बुलाया नहीं था। जी तो कला संस्कृति मंत्रालय से तो मनोज तिवारी अपने टीम के लिए कभी 12 लाख कभी 14 लाख रुपया लेते रहे हैं। और अगर मनोज तिवारी, या मुझे नहीं मालूम है कि मनोज तिवारी को कितना पैसा सरकार ने दिया, जी लेकिन 10 लाख रुपया कला संस्कृति विभाग से उस आयोजन के लिए मिला था, जी और उसी में सारी व्यवस्था जिला प्रशासन ने की थी। अब उनको क्यों दर्द हो रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन मनोज तिवारी तो दुनिया में जाते हैं तो कहीं 15 लाख कहीं 20 लाख रुपया भी लेते हैं। तो इनको पूरे दुनिया में जाकर के एक रेट तय कर देना चाहिए कि मनोज तिवारी किस रेट में जाएंगे। और मनोज तिवारी वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में नहीं आए थे, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बिहार सरकार के कला संस्कृति मंत्री आए थे। मनोज तिवारी बतौर कलाकार आए थे, और मनोज तिवारी की एक पहचान कलाकार की भी है, उनको लाखों लोग सुनने आते हैं। और ये जो महाशय आरटीआई लिए थे, वो भी महाशय वहाँ बैठ करके 1 घंटा गाना सुने थे। अब चूंकि उनको पेट में दर्द इसलिए हो गया कि मनोज तिवारी जी ने वहाँ मेरी प्रशंसा की, और वहाँ की जनता ताली बजा रही थी, तो उनको दर्द शुरू हो गया। अब इसका तो मेरे पास कोई टैबलेट नहीं है, और जिनको आरटीआई पूछना है वो जा करके पूछते रहे, सरकार से पूछें, इससे मेरा क्या लेना देना। ये तो राजनीतिक बातें हो गई। मैं आपके क्षेत्र में था तो सर यहाँ के लोगों का 2 चीज़ आपसे जो उनका आरोप है, यहाँ के ग्रामीणों से जब मेरी बात हो रही थी, मैं सिद्धवलिया में था, तो उनका कहना है कि जब आप विधायक प्रत्याशी के तौर पे 2015 में आए थे, आपने सारा काम अच्छा किया, आपने एक वायदा किया था जिसको आप पूरा नहीं कर पाए। एक तो जो क्रिमेशन सेंटर की आप बात कर रहे थे कि वो आने वाले 1 साल में पूरा होगा, आपने ये वादा किया था कि 5 सालों के अंदर हम उसको करेंगे, काम चल रहा है उस पर। एक और चीज़ जो गाँव वालों से पता चला, आपके क्षेत्र की जनता से पता चला कि आपने कहा था कि 51 जो लड़कियां होंगी आपके क्षेत्र की, उनका विवाह आप अपने मत से कराएंगे। उसमें सर उसमें क्या कमी रह गई? वो देखिए, ऐसा है, मुझे लगता है कि ये सारा प्रश्न जो है ना, ये किसी ने लिख के आपको दिया है। मेरे खिलाफ किसी को तो कुछ मिलता नहीं है जी। तो वो लोग इसी सब चीज़ को लेकर के बोलते रहते हैं। और आपको मैं बताऊं, मैंने जो घोषणा किया उससे मैं आगे बढ़ चुका हूं, मैं उसका लिस्ट भी जारी करने वाला हूं। जी। अब हमारी इच्छा थी कि एक जगह 51 लड़कियों को जी मैं सार्वजनिक विवाह करूं। जी। लेकिन मैं जिस टोले में जाता हूं, जिस मोहल्ले में जाता हूं, जो भी गरीब व्यक्ति वो कहता है कि नहीं, बारात मेरे दरवाजे पर आएगी, आप इसी में मदद कीजिए। हम लोग कहीं स्कूल में, कॉलेज में या कोई सार्वजनिक जगह अपनी बेटी की शादी करने नहीं जाएंगे। ये हमारे क्षेत्र की विडंबना है, और लोग नहीं जाते हैं। जी। और मैंने कामाख्या माई का जो मंदिर है बनकट्टी में, वहाँ हमने एक लड़की का कन्यादान भी किया, उसकी सारी व्यवस्था भी की। उसी प्रकार से हमने बंगरा में जा कर के किया, 2-3 लड़कियों का किया। उसी प्रकार के मेरे पास सारे लिस्ट हैं। मेरे पास जो आ जाता है कि हमारी बिटिया की शादी है, तो उसके शादी के लिए हम लोग से जो हो सकता है हम लोग सामान भेजते हैं और करवाते हैं। खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, उनको आभूषण वगैरह कुछ हल्का फुल्का देना हो तो वो भी देते हैं, कपड़ा लत्ता देते हैं उनको। अगर कोई गरीब आदमी आ गया दरवाजे जी, तो इसकी संख्या मेरे पास आप देखेंगे तो 200-400 की संख्या है। अब जिनको ये नहीं दिखता है, जिन्होंने जीवन में कभी नहीं किया, जी, जो लोग गरीब महिलाओं का, असमत लूटने वालों को साथ बैठाते रहे हैं, जी, जो उनका गहना लूटने वाले का पैरवी करते रहते हैं, उनको ये थोड़े दिखेगा। हमने घोषणा किया था, ये कोई सरकारी पैसा से नहीं किया था हमने। जी, हमने किया था कि मैं एक गरीब घर में जन्मा हूँ, मैं जानता हूँ एक गरीब की पीड़ा क्या होती है। उसकी बेटी की शादी करनी होती है, उसके पास पैसा नहीं होता है, तो उसकी तड़प और उसकी परेशानी मैं जानता हूँ। तो मैंने कहा था कि कोई भी गरीब लड़की जिसके माता पिता शादी करने के लिए उस स्तर पर सक्षम नहीं होंगे, जी, और ऐसे लोग सामने आएंगे, तो मैं 51 लड़कियों का विवाह सामूहिक रूप से कराऊंगा। अब कोई नहीं आया, कोई तैयार नहीं हो रहा है, तो मैं ज़बरदस्ती लाकर शादी कराऊंगा क्या किसी को? जो युवा मुझे मिले थे सिद्धवलिया प्रखंड में, उनसे मेरा ये विनम्र अनुरोध है कि अगर आपका जो सवाल था, अगर बिना लाग लपेट के अगर मैंने आपके विधायक से पूछने का काम किया है, तो आप बेशक इनकी बातों को सुने, इनका क्या कहना है, आपके क्या आरोप थे और उस पर इनका क्या जवाब है।
अगर इसमें अगर आपको भी कोई संदेह लगता है तो आप फिर बताइएगा, आपका कोई सवाल होगा, इसी मुखरता के साथ पूछेंगे, इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक चीज़ और सर आपसे जानना चाहेंगे, ये तो बाकी चीज़ें हो गई, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 37 उसके बारे में कुछ बताया जाए सर। देखिए, हम लोगों ने तो केवल आप वही नहीं पूछिए, मैं आपको ठीक से बता देता हूँ जी। लगता है कि जो हमारी उपलब्धि है उसका क्वेश्चन किसी ने आपको बताया नहीं। वो भी सर हमारे यहाँ क्षेत्र में जी पहले वो छुक छुक रेलगाड़ी चला करती थी जी, वो भाप इंजन वाली जी। और मैं जब विधायक बना और जी। माननीय मनोज सिन्हा जी केंद्र में रेल राज्य मंत्री बने, मेरे उनसे बहुत ही बेहद नज़दीकी रिश्ते थे और मैंने उनको आग्रह किया तो हमारे यहाँ की जो छोटी लाइन थी ना जी। वो बड़ी लाइन हो गई और उतना ही नहीं हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम हो गया जी। तो हमने रेल मार्ग का पूरा विकास किया। हमारे यहाँ दिगवा दुबौली में हमने एक्सप्रेस ट्रेन को भी रोकने का काम किया, गोपालगंज में भी स्टॉपेज हमने करवाया, सब लोग जानता है। तो हमने रेल मार्ग का काम किया। हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर काम चल रहे हैं जी। 3 राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे क्षेत्र में हमने 2 स्वीकृत कराया विधायक बनने के बाद, NH 101 और एक राम जानकी पथ जी। और पहले से एक NH 28 था जिसका सारा विकास का काम हम करवा रहे हैं जी। अभी आप जाएंगे तो आपको काम शुरू हो गया है, जो उसका ओवरलेइंग वाला काम था वो भी आप शुरू हो रहा है जी। इसके अलावा जल मार्ग पर हमने काम किया। जी। जब नमामि गंगे परियोजना आई और जब वाटर वेज शुरू हुआ भारत सरकार का जी। तो हमने खुद जाकर के माननीय मंत्री जी को कहा कि अगर आप नेपाल से इस देश में जल परिवहन शुरू करेंगे जी। तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे संबंध भी प्रगाढ़ होंगे, हमारे यहाँ व्यवसाय भी बढ़ेगा और उसके लिए सबसे बढ़िया सर्वाधिक उपयुक्त नदी है नारायणी नदी, मतलब गंडक नदी। और हमारे आग्रह पर जलमार्ग 37 घोषित हुआ और आप इतना ही नहीं, उसमें डुमरिया घाट पर फ्लोटिंग टर्मिनल भी स्वीकृत हुआ है जी। अब चूंकि वो यहाँ ऑफिस भी खुला था बैकुंठपुर में जी। लेकिन जमीन अधिग्रहण में इतना पेच हो गया और तब तक कोविड आ गया, इसके चलते वो मामला ठंडा पड़ा हुआ है। जैसे कोविड ख़त्म होगा जमीन अधिग्रहण करा के वहाँ पर हम टर्मिनल भी बनाएंगे और गंडक नदी में जलमार्ग भी शुरू कराएंगे। वो योजना हमारी सैंक्शन योजना है। और इसके अलावा हमने तो एयरवेज पर भी काम किया। हमने विधानसभा में जाकर के हमने उठाया, हमने कहा कि गोपालगंज और सिवान जहाँ के सर्वाधिक लोग विदेश में रहते हैं और लोग हवाई जहाज से जाना चाहते हैं, तो भाई गोपालगंज के सबिया एयरपोर्ट को अगर उड़ान योजना में शामिल करके और वहाँ अगर हवाई जहाज चलाया जाए तो गोपालगंज सिवान के लोगों को सुविधा होगी। और हमने विधानसभा से इसका प्रस्ताव स्वीकृत करा करके भारत सरकार को भेज दिया है। उड़ान योजना में उस एयरपोर्ट को शामिल कर लिया गया है। अब केवल उस पर भारत सरकार सर्वे का काम कर रही है कि भाई यहाँ से हमको कितने पैसेंजर मिलेंगे, हम हवाई जहाज कहाँ से ले जाके कहाँ उतारेंगे, इस वक्त पर काम चल रहा है। और आप देखेंगे आने वाले साल 2 साल के अंदर कि हम एयरवेज को भी हम गोपालगंज में लाएंगे, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और पासपोर्ट कार्यालय तो हमने गोपालगंज में खुलवा दिया। अगर इसका भी कोई श्रेय लेना चाहता है तो सामने आना चाहिए लोगों को। हमारे यहाँ के जो नौजुवक थे वो पटना जाते थे पासपोर्ट बनवाने, अब तो गोपालगंज में हम पासपोर्ट बनवा रहे हैं। गोपालगंज बिहार का एकलौता ऐसा जिला है जो हम कहें कि बिहार को 3 मुख्यमंत्री दिया, लेकिन विकास की जब बात होती थी गोपालगंज के लिहाज से तो शायद यहाँ पे कुछ कमियाँ थी जो आज के दिनों में बेहतर हुई हैं। गोपालगंज में एक बड़ी जो जनसंख्या है वो रोजगार के नाम पर खाड़ी देशों में जाती है और उसको जब भी वैसा कोई काम होता था पासपोर्ट से रिलेटेड तो उनको पटना जाना पड़ता था, बस में धक्के खाने पड़ते थे, पटना में धक्का खाना पड़ता था। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं शायद उनके मत से, उनके सहयोग से यहाँ पे गोपालगंज में आज पासपोर्ट कार्यालय है जो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के युवाओं के हित में है और ये एक बड़ा ही सुखद अनुभूति है। सर एक चीज़ लास्ट जो आपसे जानना चाहेंगे हम कि गोपालगंज में सर रोजगार की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, उस पर सर अगर आप प्रकाश डालें, क्या कुछ संभव है? चूँकि आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं आपकी पार्टी के, हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री सुशील कुमार मोदी जी, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया था विगत 3-4 दिनों पहले एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कि बिहार में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री नहीं लग पाती है। तो सर अगर बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगी तो फिर रोजगार कैसे मिलेगा? फिर लोगों को तो पलायन करना ही होगा। देखिए, सुशील मोदी जी ने जो कहा है उसको ज़रा समझिए वो क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार में ज़मीन का अभाव है। जी वही कह रहा था। और ज़मीन का अभाव है तो जैसे ज़मीन अधिग्रहण के लिए आप जाएंगे बड़ी कंपनियों के लिए तो लोग जान दे देंगे, ज़मीन नहीं देंगे बिहार में जो हालात। लेकिन उससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मोदी जी ने जन जन की पुकार आत्मनिर्भर बिहार का जो नारा दिया है
और जिसके लिए उन्होंने पहले से पैसे की व्यवस्था कर दी है जी। और वोकल फॉर लोकल का नारा उन्होंने दिया है। तो बीइंग एमएलए मेरी जो प्राथमिकता है मैं आपको बताऊं जी। कि मेरे क्षेत्र में लगभग 18 से 19 हज़ार लोग बाहर कहीं न कहीं जीवन यापन करते हैं जी। और मेरा संकल्प है कि उन सभी लोगों को अगले 5 साल के अंदर मुझे वापस बुलाना है। सर बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, मैं छोटी बात करने के लिए विधायक नहीं हूँ। और मैं इसी ज़मीन पर जो हमारे मानव संसाधन हैं जी। उसी के बदौलत मैं काम खड़ा कर कर उनको यहीं पर रोजगार दूंगा, क्योंकि हमारे जो बिहार की ताकत है इसको अब लोग पहचानने लगे हैं जी। हमारी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हम अपने उत्पादों से करेंगे जी। हम बाहर के लोगों को सामान नहीं खरीदेंगे जी। और हम वो सारे उत्पाद बनाएंगे। मैं आपको आज बता देता हूँ 1 दर्जन से भी ज़्यादा प्रोडक्ट पर हमारा काम शुरू हो चुका है जी। और उसके लिए हम प्लानिंग शुरू कर दी है। इलेक्शन के तुरंत बाद जी। हम यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट, हम यहाँ पर छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, एमएसएमई इंडस्ट्री, जी। इस पर हमारी बड़ी तेज़ी से काम चल रही है। हमने 3-4 नवयुवकों को अपने साथ जोड़ा है जी। जो MBA किए हुए हैं और जो हमारी प्लानिंग को अमली जमा पहनाने में लगे हैं। रात खुद ही इसी आवास पे 2 बजे रात तक मेरी जो इंटरप्रेन्योर हैं उन लोगों से मेरी बातचीत हुई है जी। और हमारे यहाँ का जो जल है, जो सालों भर जो ज़मीन पानी में डूबा रहता है, जी। वहाँ हम नीचे मछली, ऊपर बिजली का उत्पादन करेंगे। हम खस की खेती करेंगे। हम यहाँ इंटीग्रेटेड फार्मिंग को बढ़ावा देंगे। हम यहाँ अगर हमारे पूरे क्षेत्र में गन्ना के काफ़ी किसान हैं और गन्ना की खेती बड़ी होती है, जी। हम यहाँ गुड़ की इंडस्ट्री लगाएंगे जी। और गुड़ की इंडस्ट्री जो हम लगाएंगे उसको हम और बेहतर करने के लिए, मतलब वो उसके प्रति लोगों का रुझान कैसे बढ़े, उसके लिए हमारे रिसर्च चल रहा है। और हमारे यहाँ 2 इथेनॉल की फैक्ट्री अभी है जी। एक राजापट्टी में, एक सिधवलिया में जी। और कभी कोई जानता नहीं था कि इथेनॉल कैसे बनता है। और इसी गन्ना से नितिन गडकरी जी जब मंत्री बने उन्होंने इसी गन्ना से इथेनॉल उत्पादन करने का काम दे दिया और अब इसी गन्ना से हम सैनिटाइजर बना रहे हैं राजापट्टी में। तो कई प्रकार की चीज़ों को आप देखेंगे कि पापड़ कोई खाएगा तो बैकुंठपुर का खाएगा, अगरबत्ती जलाएगा तो बैकुंठपुर का जलाएगा, मोमबत्ती जलाएगा तो बैकुंठपुर का जलाएगा, अगर हल्दी का पाउडर कोई खाएगा तो बैकुंठपुर का हल्दी पाउडर खाएगा। ये सारे हमारी रणनीति बन चुकी है। हम इस पर पूरी तरह अपना वर्कआउट शुरू कर दिए हैं और आप देखेंगे हमारे यहाँ के नौजवान विद्यालय में कॉपी अगर किसी को खरीदनी होगी तो बैकुंठपुर की बनी कॉपी विद्यालय में हम सप्लाई करेंगे। हम पूरी तरह से गमछा हम रखने वाले लोग हैं वो बैकुंठपुर में बनेगा। इस पर हम काम करना, और जब तक बड़ा संकल्प नहीं लेंगे तो बड़ा काम कैसे करेंगे। इसलिए हमने इसको संकल्प के तौर पर लिया है और विधानसभा चुनाव के बाद मेरा 3 ही क्षेत्र में काम सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा। पहला क्षेत्र है रोजगार, दूसरा क्षेत्र है शिक्षा और तीसरा है हेल्थ सेक्टर। आप देखेंगे इस क्षेत्र में हम इस बैकुंठपुर को पूरे देश में आगे ले जाकर स्थापित करेंगे। और एक बात और बता देते हैं आपको, हमारा क्षेत्र जो है कोई ऐसा घर नहीं है जो गन्ना किसान का घर नहीं है। और हमारे यहाँ लूट मची रहती थी। हमारे पहले घटतौली होती थी, किसानों को पेमेंट नहीं मिलता था। किसान कोई जाता था चीनी मिल में तो उसको पिटवाया जाता था। ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पे मेरा सवाल आपसे होना चाहिए था कि गोपालगंज में किसानों की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। अभी भी गोपालगंज जिले में 350 करोड़ रुपए किसानों का मिल मालिकों के पास बकाया है। तो सर, जो किसान अपने इतने मेहनत से अपना उपज लगाता है कि उसके काम के समय उस पैसे से वो अपना कोई काम कर पाए, लेकिन वो पैसा भी उनको समय से नहीं मिलता है। तो सर, ये तो कहीं ना कहीं गलत है और आप लोग को इस पर कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, हमारे यहाँ जो चीनी मिल है उसका पेमेंट बाकी चीनी मिलों से बहुत बेहतर है और बैकुंठपुर के सारे किसानों का गन्ना जाता है केवल और केवल सिधवलिया चीनी। आप पता करेंगे तो मैंने 2 दिन पहले ही पूछा था GM से और मैंने उसका आंकड़ा भी मांगा है। मुश्किल से 10-15% अब किसानों का पेमेंट रह गया है। 85 से 90% किसानों का पेमेंट हो चुका है और हमने उनको साफ कहा है कि जब मैं नामांकन करने के लिए चुनाव में जाऊंगा और इसके उस बीच में किसी किसान ने कंप्लेन किया कि आपने उनको भुगतान नहीं दिया है तो चुनाव तो मैं लड़ूंगा ही, मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। और इसीलिए हम अपने यहाँ
चीनी मिल पर पूरा प्रेशर बनाए रहते हैं कि हमारे किसानों का पेमेंट हो जी। जाए, और पिछले साल का एक भी किसान का पेमेंट हमारे यहाँ बाकी नहीं जी। है, और इस बार का 10-15% बाकी है, वो भी अब अगले 1 महीने के अंदर सारे किसानों का भुगतान हो जाएगा। रही बात गोपालगंज चीनी मिल की और सासामुसा की, जी तो चूंकि इस जिले का मैं विधायक हूँ, तो मैं जब भी कोई प्रश्न करता हूँ विधानसभा में सरकार के सामने, गन्ना आयुक्त से या गन्ना कमिश्नर से या मुख्यमंत्री से, जी तो मैं सबकी बात करता हूँ, लेकिन ज़्यादा प्रेशर मेरा सिद्धवलिया पर रहता है। जी स्वाभाविक है, मेरा क्षेत्र है, मेरे क्षेत्र में चीनी मिल है, हमारे किसान प्रभावित ना हो, तो आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ किसानों की चिंता करने के लिए मैं हूँ, और हमारे यहाँ के गन्ना किसान इस मामले में बहुत खुशहाल हैं। आपके यहाँ के गन्ना किसान इस मामले में बहुत खुशहाल हैं, और मैं भी चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र के जो गन्ना किसान हैं वो खुशहाल रहें, हर क्षेत्र के गन्ना किसान खुशहाल रहें, पूरे देश का किसान खुशहाल रहे। स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। सर, एक मेरा व्यक्तिगत आपसे अनुरोध है। आप गोपालगंज से हैं, गोपालगंज आपकी जन्म धरती है। मैं गोपालगंज में विगत 3 दिनों से हूँ। गोपालगंज में अभी का जो सबसे प्रमुख मुद्दा मेरी जानकारी में आया कि यहाँ पे स्मैक बहुत ऊपर स्तर तक चला गया है और इसकी बड़ी तस्करी हो रही है, युवाओं में इसका बड़ा बढ़ावा हो रहा है। तो सर, जब युवा पीढ़ी आपके यहाँ का खराब हो जाएगा तो फिर उत्तर का विकास करके ही हम क्या करेंगे? तो इस पर मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि इस पर आप ध्यान दें और इस पर आप क्या कर सकते हैं वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये तो जो आपने कहा है ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है जी। मुझे भी कहीं कहीं से सूचना मिल रही है जी। और इसको लेकर हमने बिहार के डीजीपी महोदय से भी कहा है जी। और हमारे आरक्षी अधीक्षक गोपालगंज को भी हमने कहा है। जी। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है युवाओं में जागरूकता फैलाने की, बेशक सर। कि हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है वो देश की रीढ़ है, जी। और अगर उसको ख़त्म करना कोई चाहता है, नशा का लत दिलाना चाहता है, तो हमारे देश का दुश्मन है। जी। और ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। जी। हमारी सरकार या हम लोग स्वयं ऐसे किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। जी। और इसीलिए ये चिंता का विषय है। अगर ये ऐसा कहीं हो रहा है तो उसका उद्भेदन होगा जी। और उस पर कड़ाई से उसका पालन होगा। आप निश्चिंत रहें, मेरी भी पैनी नज़र इस पे है। जब आपका एक नेता होता है जो आपकी क्षेत्र की तमाम समस्याओं पे अपना नज़र बनाए रखता है तो खुशी तो होती ही है कि आपका नेता आपके काम आ रहा है, लेकिन एक और खुशी होती है कि वो नेता आप ही के काम नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं इस देश के काम आ रहा है। चूँकि अगर गोपालगंज की बात करूँ मैं तो मैं जब गोपालगंज में था तो कुछ युवाओं ने मुझे बताया कि गोपालगंज जैसे उड़ता पंजाब आया था वैसे ही उड़ता गोपालगंज आने वाला है। ये स्थिति है गोपालगंज की, और स्थिति इतनी भयावह हो और वहाँ का नेता इतने प्रखर आवाज़ में ये कहे कि हाँ, हम सुनेंगे गोपालगंज